हेलो स्टूडेंट। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान। और आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा वो साइंस से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं यूपी बोर्ड के लिए, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, आज का क्लास बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। सभी क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं और आप इसे क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहले सेक्शन में हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान में जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन सबको हम सीरियल से चेक कर लेते हैं। तो यदि हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं, जैसे संयोजन, या इसी को योगात्मक कहते हैं, या इसी को संश्लेषण कहते हैं, या इसी को संकलन कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या करना है, आपको परिभाषित करना है और उदाहरण भी इसका देना है। जैसे दूसरा में कहा जा रहा है रेडॉक्स, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। इसको क्या करना है, इसको भी परिभाषित करना है और उदाहरण से समझाना है। अगला देखते हैं, तीसरा है विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये तीन बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इनको देख लीजिएगा। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर उसका उदाहरण देना है। रेडॉक्स, अपचयन या उपचयन किसे कहते हैं, इसे भी एग्जाम्पल से समझाना है। और अगला है कि विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसको भी उदाहरण से समझाना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी किस पर लिखना है, संक्षारण पर और विकृत गंधिता पर। ये वैसे सिलेबस में तो नहीं है विकृत गंधिता, लेकिन फिर भी एक बार इसको चेक कर लीजिएगा कि विकृत गंधिता क्या होता है, कैसे इसके प्रभाव को हम लोग कम कर सकते हैं, और फिर वही बात संक्षारण क्या होता है और इसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, या किसी वस्तु को संक्षारित होने से हम लोग कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। तो आगे जो भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लगभग 3-4 क्वेश्चन, उन सभी में यही रहेगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है या संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, एक चीज यहीं पर ध्यान दीजिएगा, जब कहे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, तो जैसे आपको बताया गया है क्लास में, वैसे आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे आपसे कह दे कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, तो लिखने के लिए कहेगा तो आप डायरेक्ट उसका जो संतुलित रासायनिक समीकरण होगा उसे ही लिख देंगे। क्लियर है। जैसे पहला देख लेते हैं इसमें कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। अगला हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अगला देखते हैं, अगला है कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। अगला है कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। और फिर अभी ये भी वही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। आप इसको चेक कर लीजिए। HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर रहा है तो कैल्शियम नाइट्रेट बना रहा है और जल बना रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है तो सोडियम सल्फेट बन रहा है और जल बन रहा है। तो इन सब समीकरणों को भी क्या करना है, आपको संतुलित करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अगला क्वेश्चन भी देखिए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर करके नहीं दिखाना है, आपको बस संतुलित क्या कर देना है, लिख देना है। तो आप देख लीजिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड।
बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। तीसरा है सोडियम जल से क्रिया कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। इसको केवल एक ही लाइन में आप क्या करेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण लिख के दर्शा देंगे। अगला भी देख लीजिए, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ भी वही करना है कि आपको केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिख देना है, ठीक है। जैसे पहला कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बनता है, जल बनता है। जिंक सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता है तो जिंक नाइट्रेट बनता है और क्या बनता है, सिल्वर बनता है। एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड से क्रिया करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और क्या बनता है, कॉपर बनता है। बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनता है, क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है। तो इन दोनों क्वेश्चन में यानी 6 नंबर और 7 नंबर में आपको केवल समीकरण लिख देना है संतुलित वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण ही लिखना है, लेकिन यह किस प्रकार की अभिक्रिया है इसको भी बताना है। तो पहला देख लीजिए, पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड से, जिंक जो कार्बोनेट है वो क्या हो रहा है कि जिंक ऑक्साइड दे रहा है और कार्बन डाई ऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। जिंक कार्बोनेट क्या कर रहा है, जिंक ऑक्साइड दे रहा है और कार्बन डाई ऑक्साइड दे रहा है। इस क्वेश्चन को जरा देख लीजिए एक बार आप लोग। फिर अगला हाइड्रोजन और गैस है, क्लोरीन गैस है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। अगला एक मैग्नीशियम है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, आपस में मिल रहा है, क्रिया कर रहा है, तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो इसमें क्या करना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है और यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है उसका नाम भी लिख देना है, ठीक है। तो इन 3 क्वेश्चनों को खूब बढ़िया से आप देख लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है, ये सब क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड है, इसको जरूर करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, किसी पदार्थ यक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। यानी यक्स एक विलयन है जिसका उपयोग किस काम के लिए किया जाता है, सफेदी करने के लिए, दीवार की पुताई करने के लिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है पदार्थ यक्स का नाम और इसका सूत्र बताइए। और जो यक्स पदार्थ है इसकी जल के साथ क्या कर देना है, अभिक्रिया को दर्शा देना है। यानी यक्स जो विलयन है वो सफेदी करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो जो यक्स है वो कौन सा पदार्थ है उसका नाम बता दीजिए, उसका रासायनिक सूत्र लिख लीजिए और एक्स का जल के साथ क्या दिखा दीजिए, अभिक्रिया दिखा दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया में अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यानी जो ये अभिक्रिया दी गई है इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया से संबंधित ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन चारों में से कौन गलत है आपको ये दिखाना है। अभिक्रिया देख लीजिए, स्टेटमेंट में कहा गया है कि सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अब इन चारों में से ए और बी गलत है या ए और सी गलत है या ए बी सी तीनों गलत है या सब गलत है। तो आपको इसमें चेक कर लेना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को Y की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। यानी X कोई तत्व है, जब इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है, Y के साथ, यानी इसको Y के साथ गर्म कर रहे हैं तो इसका जो रंग है वो क्या पड़ जा रहा है, काला पड़ जा रहा है। तो पूछा गया है कि X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। यानी X वो कौन सा तत्व है और जो काला पदार्थ आपको मिला है वो काला पदार्थ का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन को भी बढ़िया से कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर रसायन विज्ञान का, रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण। इसमें जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको यहाँ पर आपको बता दिया गया।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला चैप्टर है वो है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण। अब इस चैप्टर में देखते हैं कि कितने क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अम्ल का परिभाषा, क्षार और लवण, इन तीनों को उदाहरण सहित क्या कर देना है, समझा देना है, यानी परिभाषा देना है और उसका एग्जाम्पल दे देना है। ध्यान रखना यह है कि इसका जो आधुनिक परिभाषा बताया गया था आर्हेनियस के अनुसार, उस आधुनिक परिभाषा की चर्चा करेंगे यहाँ पे। अगला कहा जा रहा है दूसरा क्वेश्चन कि पीएच मान से आप क्या समझते हैं और इसका दैनिक जीवन में महत्व को समझाइए भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पीएच मान। पीएच पैमाना आप लोग पढ़े होंगे कि पीएच पैमाना क्या होता है, उसको परिभाषित करना है और हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है उसको बतला देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने की विधि, रासायनिक समीकरण तथा दो रासायनिक उपयोग। ये रासायनिक उपयोग नहीं होगा, केवल दो उपयोग होगा, ठीक है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको कैसे हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं, इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसका कोई दो उपयोग आपको लिख देना है। यहां पर ध्यान ये रखना है कि जितने भी आपके साल्ट हैं इस चैप्टर में जो बनाना है उसमें केवल रासायनिक गुणधर्म, इधर अलग लिख दे रहे हैं, रासायनिक गुण, ठीक है, और उसका उपयोग ही सिलेबस में है। बनाने की विधि तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करेंगे, बनाने की विधि भी एक बार चेक कर लेंगे, बनाने की विधि और उसका रासायनिक गुण और उसका उपयोग। तो पहला इसमें क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो दूसरा क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 4, जो विरंजक चूर्ण है इसको प्राप्त करने की विधि, रासायनिक समीकरण और इसका दो उपयोग। ये हर जगह रासायनिक हो गया है, इसको काट देंगे, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण बनाने की विधि और उसका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का मतलब कि जो आप जिस विधि से बना रहे हैं उस विधि का रासायनिक समीकरण लिख देना है और इसका रासायनिक गुणधर्म भी लिखना है, ये भी याद रखेंगे, रासायनिक गुणधर्म और इसका उपयोग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा प्राप्त करने की विधि, रासायनिक समीकरण तथा दो उपयोग लिखिए। तो ये तीन है आपके, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा। तीनों में क्या करना है आपको, बनाने की विधि एक, कोई एक विधि, बनाने की विधि, ठीक है, फिर इसका रासायनिक गुण, रासायनिक गुण और इसके दो या तीन उपयोग, इन सबको चेक कर लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि धावन सोडा प्राप्त करने की विधि, रासायनिक समीकरण। सेम वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या याद रखना है, धावन सोडा, यानी इस साल्ट में से कितने हमको मिले हैं, 4। कौन कौन, तो एक मिला है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी कहते हैं हम लोग साल्ट में, विरंजक चूर्ण, फिर मिला है हमारा क्या, बेकिंग सोडा, और फिर मिला हमारा धावन सोडा। इन चारों के बनाने की विधि, रासायनिक गुण और इसका उपयोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला, हाँ तो अब अगला चैप्टर आएगा, तो ये हमारा था दूसरा चैप्टर, अम्ल और क्षार। तो अम्ल और क्षार में जितने क्वेश्चन बन सकते थे उतने आपको बतला दिए गए। इन सभी क्वेश्चनों को खूब बढ़िया से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए अगला जो चैप्टर है वो हम लोगों का है धातु तथा अधातु। ये तीसरा चैप्टर होगा केमिस्ट्री का, धातु तथा अधातु। देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है सक्रियता या इसे क्रियाशीलता भी बोलेंगे, श्रेणी को समझाइए तथा इसका दो उपयोग लिखिए। यानी जो धातुओं की, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, धातुओं की सक्रियता या क्रियाशीलता श्रेणी क्या होता है, इसको समझाना है और इसके दो उपयोग लिखने हैं। दूसरा कह रहा है कि मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं, धातु व उसकी मिश्र धातु के गुणों में प्रमुख भिन्नता क्या है, और पीतल तथा कांसा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
जब पूछता है तो यही अक्सर पूछता है कि पीतल और कांसा किस धातु के घटक है, यानी पीतल और कांसा को मिलाने बनाने के लिए कौन कौन से धातु आपस में मिलाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को खूब बढ़िया से देख लेंगे कि मिश्र धातु क्या होता है या उससे आप क्या समझते हैं, और धातु और मिश्र धातु के गुणों में क्या डिफरेंस होता है, अंतर होता है, और पीतल तथा कांसा के संघटक यानी पीतल और कांसा किसके किसके मिलाने से बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है यह सदलेपन, दूसरा है भर्जन और तीसरा है फेन प्लवन विधि। तो इन तीनों पर क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर धातु और अधातु। इन तीनों को खूब बढ़िया से देख लेंगे, समझ लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, और हम लोग का जो अगला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4, कार्बन और इसके यौगिक। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इसको चेक करिए। तो पहला इसका क्वेश्चन है कि उदाहरण से परिभाषित करना है, जिसमें पहला दिया है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो दिया है वो है सजातीय या समजातीय श्रेणी। क्या होता है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एग्जाम्पल सहित उसको हम लोग क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन दे रहा है कि सजातीय या समजातीय श्रेणी क्या है, इसको भी क्या करना है, उदाहरण सहित आपको समझा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें पहला दिया गया है कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, दूसरा है साबुनीकरण और मिसेल, ये मिसेल है, या साबुन की सफाई की प्रक्रिया इस नाम से भी आ सकता है। अगला है अपमार्जक, ये रिपीट हो गया है, और अगला है एस्टरीकरण। तो इन चारों को खूब बढ़िया से चेक कर लेंगे, देख लेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। टिप्पणी लिखना है किस पे, तो कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, साबुनीकरण और मिसेल, अपमार्जक और एस्टरीकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल या इसी को एथिल अल्कोहल बोलते हैं प्राप्त करने की विधि, दो रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक गुणधर्म तथा दो उपयोग लिखिए। और अगला क्वेश्चन है एथेनोइक अम्ल, जिसे एस्टिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, प्राप्त करने की विधि, दो रासायनिक समीकरण तथा दो उपयोग लिखिए। तो हमारे सिलेबस में यही दो है, एक है एथेनॉल जिसे एथिल अल्कोहल भी कहेंगे, और एक है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, इसके बनाने की विधि, रासायनिक गुण और इसके कोई दो उपयोग क्या करेंगे, याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, कार्बन और उसके यौगिक। तो यहाँ पे आपके रसायन विज्ञान के जितने भी चैप्टर यानी 4 चैप्टर जो थे, उन चारों चैप्टरों से जितने क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उनको यहाँ पर पूरा कर दिया गया। ठीक है, तो आप क्या करेगा, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से नोट करके याद कर लीजिएगा, इसका आंसर लिख के कॉपी पे याद कर लेंगे बढ़िया से। अब ये मत करिएगा कि क्वेश्चन देख लिए कॉपी में ही याद कर लेंगे, नहीं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका नीचे आंसर लिखना है। क्वेश्चन और आंसर साथ में लिखे रहेंगे तो उसको याद करने में बहुत आसानी होगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने बायोलॉजी वाले सेक्शन की तरफ। तो बायोलॉजी में जो हम लोगों का पहला चैप्टर है, जिसे चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम। तो अब यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्या है, बायो। तो पहला ही क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, और सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक जरूर पूछता है, कार्बन डाइऑक्साइड का है और सनलाइट। तो याद रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट दोनों में से कोई ना कोई एक पूछता है आपसे, प्रकाश संश्लेषण क्या है, और हमको ये दिखा देना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश दोनों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव में
पाचन तंत्र का क्या करना है, नामांकित चित्र बनाना है और पोषण की प्रक्रिया को समझा देना है कि मानव में पोषण की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। अगला है कि अमीबा में पाचन की प्रक्रिया को समझाइए, इसको भी देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। यानी मनुष्य में जो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है उसका क्या कर देना है, व्याख्या कर देना है। यहाँ पर चित्र भी जरूर बनाएंगे जो हृदय वाला होता है, जिसमें आपको बताया गया होगा कि कैसे हृदय में जो रक्त होता है वो 2 बार आता है, उसका चित्र जरूर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि पौधों में जल, खनिज लवण एवं भोजन की परिवहन स्थानांतरण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी आप जाइलम और फ्लोएम दोनों आपको पढ़ाया गया है ना, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम में आपको बतलाया गया होगा जल और खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा है, जाइलम द्वारा, और जो भोजन बनता है पत्तियों में उसका परिवहन किसके द्वारा, फ्लोएम द्वारा। तो कैसे जल को या खनिज लवण को जाइलम पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचा देता है, उसके परिवहन या स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझा देना है। और इसी में जो दूसरा है कि जो फ्लोएम के द्वारा भोजन बनता है, सॉरी पत्तियों में जो भोजन बनता है, तो फ्लोएम कैसे उस भोजन को पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचा देता है। तो दोनों की प्रक्रिया को क्या करना है, आपको समझा देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकाणु या इसे क्या नाम देते हैं, नेफ्रॉन की रचना एवं उसकी कार्यविधि को समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो नेफ्रॉन होता है, जो ब्रेक की क्या होती है, संरचनात्मक इकाई होती है, उसको आपको क्या कर देना है, समझा देना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित का, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मिसिंग हो गया है। यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो हृदय की आंतरिक संरचना है, नेफ्रॉन जो है और जो ब्रिक है, किडनी है, इन तीनों पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। क्या करना है, टिप्पणी लिखना है कि जो हृदय की आंतरिक संरचना होती है कैसे होती है, नेफ्रॉन की जो संरचना होता है वो कैसे होता है, और जो आपकी किडनी होती है उस किडनी की संरचना कैसे होती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है वो है कि पित्तरस क्या है, यह कहाँ स्रावित होता है तथा कहाँ एकत्र होता है। तो याद रखिए पित्तरस क्या है, कहाँ से स्रावित होगा, यानी कहाँ इसका निर्माण होता है, और ये कहाँ पर आकर एकत्र होता है। इस क्वेश्चन को देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन से आप क्या समझते हैं, यह कितने चरणों में पूरी होती है और इसमें कुल कितने अणु का उत्पादन होता है। ऊर्जा, अणु की जगह ऊर्जा लिख ली, कितने ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चनों को क्या करेंगे, बढ़िया से चेक कर लेंगे। यहीं पर एक चीज याद रखेंगे कि जो फेफड़ा आपको पढ़ाया गया था, लंग्स, इसका चित्र सहित वर्णन करिए, चित्र सहित क्या करिए, वर्णन करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पे चेक कर लेंगे कि जो मानव का फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, उसका चित्र बनाएंगे और उसके बारे में कौन कौन से उसके भाग होते हैं, कैसे वो काम करता है, उसको यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। या श्वसन तंत्र में तो ये सब चला ही आएगा, तो उसको भी आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जैव प्रक्रम, जिससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आप उसको यहाँ पर क्या करेंगे, बढ़िया से चेक कर लेंगे, देख लेंगे और याद कर लेंगे। बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले चैप्टर की तरफ। और हम लोगों का जो अगला चैप्टर है वो है जंतुओं एवं पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर क्या लिखना है, टिप्पणी। किस पे, तो पादप हार्मोन्स, दूसरा है प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया चाप, तीसरा है पौधों में गुरुत्वानुवर्तन गति, और चौथा है मनुष्यों में वृद्धि हार्मोन। इन चारों में क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखना है। विशेषकर मनुष्यों में वृद्धि जो हार्मोन होते हैं
और जो पादप हार्मोन्स होते हैं उस पर विशेष ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क की संरचना एवं क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेंगे इसको बढ़िया से कि मानव मस्तिष्क की संरचना एवं क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन। अगला क्वेश्चन है अग्नाशय ग्रंथि तथा इससे निकलने, टाइपिंग एरर है, निकलने या स्रावित भी हो सकता है वाले हार्मोन्स को समझाइए। यानी अग्नाशय ग्रंथि क्या होती है और इससे कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, बतलाना है। और अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन की संरचना एवं क्रियाविधि को समझा देना है। ठीक है, तो लगभग ये था हमारा इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उनका संकलन, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर क्या कर लिया गया, चेक कर लिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है वो है जीव जनन कैसे, सॉरी अगला चैप्टर, क्वेश्चन नहीं अगला चैप्टर। तो अगला चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर को क्या क्या इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला है इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कायिक प्रवर्धन, जनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन की विधियां या HIV या एड्स पे, इन सभी में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस बार इसको चेक कर लेंगे कायिक प्रवर्धन क्या होता है, परिवार नियोजन की कौन कौन सी विधियां होती हैं और जनन स्वास्थ्य क्या होता है, इन सबको चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनन तथा उनकी विधियों को समझाइए। जनन तथा उनकी विधियों को समझाइए, यानी प्रजनन या जनन क्या होता है और इनकी विधियां कितने प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। और अगला क्वेश्चन है कि मादा जनन तंत्र, यानी दोनों नर तथा मादा, नर तथा मादा जनन तंत्र के बारे में आपको क्या कर देना है, बढ़िया से उसका फिगर बनाएंगे और उसके जो भी भाग होते हैं उसके बारे में समझाते हुए उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वपरागण तथा पर परागण से क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वपरागण तथा पर परागण से क्या तात्पर्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाते हुए विभिन्न पुष्पांगों का वर्णन कीजिए। यानी क्या करना है आपको, पुष्प का फिगर बनाना है, उसका चित्र बनाना है और जितने उसके भाग हैं उसके भाग को बारे में आपको बतला देना है कि यह पुष्प का ये भाग है, इसका जो भी काम है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। यानी जो पुष्प होता है उसमें जो निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेने वाला मादा वाला भाग, यानी जिसे हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं, उसका क्या करना है, आपको फिगर बनाना है और उसके बारे में आपको समझाना है, बतलाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुंमंग तथा जयांग में अंतर बतलाइए, दोनों के कार्य समझाइए तथा परागण एवं निषेचन में विभेद कीजिए। ध्यान से देख लेंगे डिफरेंस किस में चाहिए, पुंमंग में और जयांग में। और फिर यहाँ पर देखिए परागण और निषेचन में विभेद बतलाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से कि पुंमंग और जयांग में अंतर तो बतलाना ही है, दोनों के कार्यों को समझाइए, यानी पुंमंग के कार्य और जयांग का कार्य भी बतलाना है। और यहाँ पर आ गया कि परागण एवं निषेचन में अंतर क्या है, विभेद क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला भी था, क्वेश्चन नंबर 6, इनको तो छोड़ना नहीं है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है, बतलाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिंग संलग्न रोग से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं,
परिवार नियोजन की किन्हीं दो विधियों का उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए या उल्लेख कीजिए। इसको ध्यान में रखेंगे कि परिवार नियोजन क्या होता है, और परिवार नियोजित करने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन उनमें से कोई दो विधि जो आपको आसान लगता है उसको याद करके रखे रहना है। चलिए बढ़ते हैं अपने हम अगले कुछ चैप्टर की तरफ। और अगला जो चैप्टर है बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर, जो कौन सा है, आनुवांशिकता। ठीक है, और आनुवांशिकता में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो मेंडल के नियम से ही, कि मेंडल के आनुवांशिक नियम का उल्लेख कीजिए। यानी मेंडल ने आनुवांशिकता से संबंधित जितने भी नियम दिए थे उनकी चर्चा यहाँ पर आपको करनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एकल संकरण तथा द्विसंकरण से आप क्या समझते हैं। एकल संकरण क्या होता है उसका परिभाषा लिखना है, एग्जाम्पल देना है, और द्विसंकरण क्या होता है उसका परिभाषा लिखना है और एग्जाम्पल लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक संकर क्रॉस के द्वारा मेंडल में पृथक्करण नियम को समझाइए तथा इससे प्राप्त पीढ़ी का जीन प्ररूप तथा लक्षण प्ररूप भी बतलाइए। इस क्वेश्चन को बढ़िया से चेक कर लेंगे। तो ये था हमारा बायोलॉजी वाला सेक्शन, कि इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे चैप्टर वाइज उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, चेक कर लिया। ठीक है, तो पहले सेक्शन में हम लोग किसको चेक किए हैं, पहले सेक्शन में चेक किया गया है रसायन विज्ञान को, दूसरे में हमने क्या देखा, जीव विज्ञान को। जितने चैप्टर थे सब चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको चेक कर लिया गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग का जो थर्ड पार्ट होगा किसका, फिजिक्स का। यानी फिजिक्स में जो भी चैप्टर बनेंगे और उनमें जो भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो उसका पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसका नियम भी लिखिए। यहाँ पर चित्र जरूर बनाएंगे, अब ऐसा नहीं है कि बिना चित्र के ही सब छाप देना, ऐसा नहीं करना है। चित्र बनाएंगे, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं और इसका नियम। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। किसका किसका परिभाषा, तो गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु, गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु कह रहा है, यानी इसमें आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों होगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा। और फिर अगला जो क्वेश्चन दे रहा है वो दे रहा है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। इन दोनों की परिभाषा को चेक कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसका नियम भी लिखिए। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन था तो यहाँ पर क्या है, अपवर्तन है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनने की विभिन्न स्थितियों का उल्लेख कीजिए। और यहीं पर याद रखेंगे अवतल दर्पण का भी, अवतल दर्पण का भी। इस बार ये एक टेबल बना के पूछ रहा है, ठीक है ना, इसलिए जितने भी कंडीशन बतलाए गए हैं, जैसे उत्तल लेंस में 6 कंडीशन थे और अवतल दर्पण में भी 6 कंडीशन थे, जिसमें आपको नंबर 3 और नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया था, और नंबर 3 और नंबर 6 दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, इनको तो देखेंगे ही, तीसरा और छठवां स्थिति, लेकिन आप सबको याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की आवर्धन क्षमता से क्या समझते हैं। लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है उसको आपको क्या करना है, बतलाना है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता या शक्ति से आप क्या समझते हैं, तो इसको जरूर देखेंगे। इसका एक क्वेश्चन हर हाल में बनेगा, लेंस की क्षमता क्या होता है या लेंस की शक्ति क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इसका कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, जिसको डायरेक्टर आपको बतलाया गया होगा, और एक सवाल भी बनता है इस पे, तो इसे जरूर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यदि वस्तु लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं, ये एक सवाल है, इसको जरूर आप देख लेंगे, उत्तल लेंस पर आधारित है।
सवाल के लिए फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं संभावित, उन संभावित न्यूमेरिकल्स की एक श्रृंखला हम लोग लेकर चले आएंगे बाद में। फिलहाल इसमें जो है उसको चेक कर लेंगे। जो भी चैप्टर है उसके बारे में एक अलग वीडियो में हम लोग चेक कर लेंगे, अलग क्लास में देख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं। अब इसी में जो आपका एक क्वेश्चन है मानव नेत्र वाला, उस मानव नेत्र से भी क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब निर्माण को स्वच्छीकरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपको नेत्र बनाना है और उसका प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है, जो दृष्टि दोष में आपको बतलाया गया होगा, तो उसको क्या करना है, आपको बढ़िया से बना देना है। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के कारण क्या है। एक किरण आरेख खींचकर वर्णन कीजिए कि उस दोष को कम कैसे किया जा सकता है। यानी निकट दृष्टि दोष के बारे में आपको पूरा डिटेल बतला देना है कि क्या होता है, क्यों होता है और इसको कैसे दूर कर सकते हैं, फिगर सहित आपको समझाना है। ठीक वैसे अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष, इसका क्या कारण है, फिर किरण आरेख का खींचकर वर्णन करेंगे और दोष को कैसे कम किया जा सकता है। तो दोनों में से कोई एक अल्टरनेट करके पूछता है, या तो निकट दृष्टि दोष या तो दूरदृष्टि दोष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन को चेक कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं और स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, इसकी व्याख्या करनी है। तो इन दो क्वेश्चनों को क्या कर लेंगे, बढ़िया से आप याद कर लेंगे, देख लेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला चैप्टर था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ और हम लोगों का अगला चैप्टर है विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा में जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वो है ओम का नियम क्या है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। इसकी व्याख्या क्या करना है, आपको चित्र यानी चित्र बनाना है तब इसकी व्याख्या करनी है। तथा यह भी बताइए कि एक विद्युत प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ओम का नियम। ये पूरा क्वेश्चन देख लेंगे कि ओम का नियम क्या होता है, इसकी व्याख्या करना है और फिर यह भी बतलाना है आपको कि जो विद्युत प्रतिरोध होते हैं वह प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन से, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, इसको हटा दीजिए। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। और अगला क्वेश्चन है कि समांतर क्रम संयोजन से, यानी जो प्रतिरोध होते हैं आपको बतलाया गया होगा, फार्मूला सिद्ध कराया गया होगा, इसका श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों में कैसे सूत्र की प्राप्ति की जाती है उसको एक बार आप क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ प्रतिरोध छूट गया है। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए सूत्र की प्राप्ति कीजिए। तो आपको श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि घरों के वायरिंग में के परिपथ में मेन फ्यूज का कार्य क्या है। आवश्यक परिपथ आरेख खींचकर स्पष्ट कीजिए। जो हमारे घरों में वायरिंग होती है तो उसमें देखिएगा मेन फ्यूज लगाया जाता है। तो उस मेन फ्यूज का क्या कार्य है, आपको क्या करना है, सचित्र वर्णन कर देना है, इसकी व्याख्या कर देनी है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं और सिद्ध कीजिए कि वैद्युत बल्ब की सामर्थ्य प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वैद्युत सामर्थ्य होता है क्या होता है, उससे आप उसका परिभाषा लिखेंगे और हमको ये दिखा देना है कि जो बल्ब होता है उस बल्ब का जो प्रतिरोध होता है, सॉरी, बल्ब का जो सामर्थ्य होता है वह सामर्थ्य यानी शक्ति प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। बल्ब 5 मिनट उपयोग में लाया जाता है। बल्ब में प्रवाही धारा तथा इसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यह एक सवाल है, इस सवाल को भी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे।
तो ये था हमारा चैप्टर विद्युत धारा वाला। ठीक है, जितने से संभावित क्वेश्चन बन सकते थे आपको बतलाया गया। अब अगला जो चैप्टर है वो है हम उनका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबक वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे उस चैप्टर से क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इनकी विशेषता भी बतलाइए। पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है और इनकी विशेषता बतलाना है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, और इसी में बतलाया जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उसको भी क्या करना है आपको समझाना है। यानी विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वो क्या होता है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार रख दिया गया है तो उस पर जो बल लगता है वो बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है उसको आपको बतला देना है। अगला जो क्वेश्चन है टिप्पणी लिखने के लिए दिया जा रहा है कि निम्नांकित पर टिप्पणी लिखिए, और टिप्पणी में मोस्ट इंपोर्टेंट ये टिप्पणी है। पहला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और दूसरा है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यानी दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ये दो नियम याद रखेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। इस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करना होगा। यानी किसी भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार रखा गया है तो उस तार के लिए क्या याद करना है, फार्मूला यानी सूत्र की प्राप्ति करनी है, सिद्ध करना है उसे, और हमको यह बतलाना है कि इस बल की जो दिशा है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम किस नियम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा इसकी सहायता से चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। ये जो पांचवा क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी ये जो बायो सेवर्ट का नियम था ना वही क्वेश्चन ये बनाया जा रहा है। बायो सेवर्ट छोटे से धारावाही चालक खंड के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यही वाला वो क्वेश्चन है। अगला है कि घरेलू परिपथ में कितने तार प्रयुक्त होते हैं, प्रत्येक के नाम तथा आवरण के रंग लिखिए। यानी जो घरेलू परिपथ होता है उस घरेलू परिपथ में कितने प्रकार के तार प्रयुक्त किए जाते हैं, उसमें कौन उसमें न्यूट्रल होता है, कौन उसमें मेन फेज होता है, इसको आपको क्या करना है, उसका नाम लिख देना है, और वो तार किस रंग के बनाए जाते हैं ये भी आपको बतलाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन है, ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला चैप्टर में जितना क्वेश्चन बन सकता था उसे बतलाया गया है। अगला जो चैप्टर है वो है प्राकृतिक संसाधन। यदि हम प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है ओजोन परत क्या है और पृथ्वी के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी जो ओजोन परत आपको बतलाया गया है कि ओजोन परत क्या होता है और ये हमारे पृथ्वी के लिए कैसे एक आवरण का एक कवच का काम करती है, तो उसके महत्व के बारे में आपको क्या करना है, बतलाना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है कचरा प्रबंधन, दूसरा है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, अगला है जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण, और चौथा है ओजोन परत का क्षरण। इन चारों पर क्या करना है, टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि परितंत्र को परिभाषित कीजिए एवं इसके विभिन्न जैविक घटकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। परितंत्र क्या होता है, इसके कितने घटक होते हैं और उदाहरण सहित आपको क्या करना है, वर्णन करना है। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कि परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, जैसे आपको 10% वाला जो नियम बतलाया गया था तो उसी में इसको चेक कर लेंगे कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरे साइंस वाले पोर्शन से चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उसकी पूरी एक श्रृंखला, एक सीरीज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें जितने भी क्वेश्चन बतलाए गए हैं उसको एक अपने कॉपी में
नोट्स बना के विधिवत बढ़िया से लिख लेना है, और इतना तो कम से कम तैयार करके ही जाना है आपको एग्जाम देने के लिए। अब इसमें जो सवाल बताया जा रहा था फिजिक्स में, तो फिजिक्स वाले में भी विशेष कोई सवाल इसमें बताया नहीं गया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और क्लास अटेंड करेंगे जिसमें केवल न्यूमेरिकल्स होंगे, केवल सवाल दिए रहेंगे विद्युत धारा वाला, मानव नेत्र वाला, और फिर हमारा विद्युत चुंबकीय से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाले से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी एक श्रृंखला रहेगी। और अंतिम जो श्रृंखला उनकी रहेगी वो रहेगा एमसीक्यू का, जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू होंगे ये तीनों सेक्शन में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को बढ़िया से देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। और सभी लोग अपने फ्रेंड सर्किल में जो भी ग्रुप आपके पास होंगे स्टडी ग्रुप वाले, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, ताकि बहुत सारे बच्चे इससे क्या कर सके, अपनी तैयारी पूरी कर सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में।